बहुलक चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। बहुलक में क्या क्या पढ़े थे पहले वो मिला लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से बाबू, इधर देखिए, यही 14 नंबर चैप्टर स्टार्ट किए थे। 14 या 15 होगा, 15 जय अणु होगा तो ये 14 होगा, ये 14 होगा तो वो 15 होगा। चलिए देखिए, बहुलक में हम लोग क्या पढ़े थे कि बहुलक किसे कहते हैं, एकलक किसे कहते हैं। आगे बढ़िए, बहुलीकरण पढ़े थे। स्रोतों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक पढ़े थे। संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, संकलन या योगज बहुलक, संघनन बहुलक, ये पढ़े थे। योगज बहुलक का प्रकार, सह बहुलक और क्या सम बहुलक और क्या सह बहुलक पढ़े थे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रत्यास्थ बहुलक पढ़े थे, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। ताप सुघट्य प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक पढ़ा दिए थे। इसके आगे पढ़े थे प्राकृतिक रबड़, रबड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स ओटेक्स उसमें होता है, ये सब बताए थे कल। रबड़ का क्या, गंधकीकरण और जैव निम्नीकरणीय बहुलक। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब ये चैप्टर समाप्ति की ओर है बाबू, अब ये खत्म हो जाएगा तुरंत। ये ब्यूना एंड ब्यूना एस पढ़ना है और नियोप्रीन बनाने की विधि और उसका उपयोग पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर का एगो डाटा है, एगो क्या है, उस डाटा को देखिएगा तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम डाटा की तरफ बढ़ते हैं। वही डाटा तो खोज रहा हम भी, बुला गया है, रुको। एक डाटा है, पीडीएफ ही है। देखिए देखो, सारा का पीडीएफ तैयार है, लेकिन बस आपको दिए नहीं है, देंगे 18 तारीख तक। थोड़ा प्रैक्टिकल सबका खत्म हो जाने दीजिए। अरे डेली का डेली नोट्स तो डालिए दे रहे हैं, टेलीग्राम पर नोट्स नहीं डाल रहे हैं। डेली का डेली जो पढ़ा रहा है वो तो डालिए दे रहे हैं, वहां से रिवीजन कर लीजिए। ऐसा थोड़ा है कि आपको कह दिए कि आप हवे हवे में रिवीजन कीजिए, टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, डेली नोट्स भी डाल रहे हैं और वीडियो भी। आप अगर क्लास किए हैं तो खाली नोट्स पढ़ लीजिए, वैसे भी आपके नोट्स में सारा क्वेश्चन होगा ही। हाँ, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर छोड़कर तो वो तो रहेगा। लास्ट असाइनमेंट में बहुत उटपटांग क्वेश्चन दिखेगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट असाइनमेंट में जितना क्वेश्चन बैंक में छूटा हुआ क्वेश्चन है 2-4-5 गो, या मॉडल पेपर में जो उटपटांग क्वेश्चन आया है जो आपसे बन नहीं रहा है, वो सारा लास्ट असाइनमेंट तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इधर देखिए, रिएक्शन का कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा, पहले ही बोल दे रहा है। रिएक्शन का जो क्वेश्चन होगा वो मिल जाएगा। रिएक्शन कैसे बनाया जाता है, परिवर्तन करे जिसमें नाम उम सब क्लियर कीजिएगा, पूरा रिएक्शन का ट्रिक बताएंगे, उसका कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका असाइनमेंट बनाना संभव ही बहुत मुश्किल है। टाइपराइटर लोग से बन भी नहीं करता है, बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको लिख कर बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इधर, इधर देखिए, इधर तो पहले ही बोल दे रहे हैं, जिस दिन वो चलेगा रिएक्शन का क्लास कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा, कोई यहाँ से नोट्स भी नहीं जाएगा। आपको पढ़ना है तो केवल क्लास में, क्योंकि पूरे रिएक्शन को 3 से 4 दिन में पूरा चैप्टर का रिएक्शन, पूरे बुक का रिएक्शन कैसे खत्म किया जाता है वो हम आपको सिखा देंगे, ध्यान से। वही पूरा ट्रिक सिखाएंगे, तो आप ट्रिक दूसरे टीचर को थोड़े बांटेंगे, तुम लोग ले जाकर बांटने लगेगा। इधर देखो, चलिए बाबू इधर देखिए ध्यान से। बहुलक, बहुलक उसका क्या, एकलक और उसका उपयोग देखते चलिए आप। बहुत चीज इसमें पढ़े हो पीछे, बहुत चीज इसमें पढ़े हो, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन में से पॉली हटा दो क्या बचा, इथीन क्या हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है पॉलीथीन का एकलक क्या है। पॉलीथीन का यूज किसमें होता है, बर्तन बनाने में। अब देखो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तुम कहोगे सर पॉलीथीन, पॉलीथीन का बर्तन कैसे बनेगा। पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन नहीं होता है, पॉलीथीन मतलब होता है प्लास्टिक। क्या होता है, प्लास्टिक। अब बोलो प्लास्टिक का पात्र मतलब बर्तन बनेगा कि नहीं, ठीक है। घरेलू सामान बनता है ना, घर का सामान प्लास्टिक का बनता है। आइए
पॉलीविनाइल क्लोराइड, बाबू बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली हटा दो, किससे बनेगा? तो एकलक क्या है? विनाइल क्लोराइड फार्मूला भी दिया हुआ है, कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या बनाने में उपयोग होता है? बैग बनाने में, बैग बनाने में, बरसाती रेनकोट आता है, रेनकोट, बरसाती कोट बनाने में, और पीवीसी पाइप भी बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? पीवीसी, पीवीसी पाइप भी बनता है। बोलिए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का दूसरा नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्रा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसको शॉर्टकट किताब में भी लिख देता है, इसको शॉर्टकट किताब में लिखता है PTFE। क्या लिखता है? PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसमें पॉली हटा दो, क्या बचेगा? टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। कोई दिक्कत? अब आइए, इसका उपयोग क्या बनाने में होता है? बर्तन बनाने में स्नेहक के रूप में उपयोग। स्नेहक समझते हो? स्नेहक, लुब्रिकेंट, प्रचार उच्चार में दिखाता है CRB कैस्ट्रॉल प्लस, गाड़ी में डालिए इंजन ज्यादा दिन तक चलेगा। मोबिल समझते हो? मोबिल वही है। अब सिंपल भाषा में समझ गया कि क्या? मोबिल। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीएक्रोनाइट्राइल, इसका, इसको क्या बोलते हैं? ऑरलैन। इसका शॉर्टकट होता है PAN, पैन, PAN, पैन बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी पैन लिखता है। पॉलीएक्रोनाइट्राइल। तो पॉली हटा दो, किससे बनेगा? एक्रोनाइट्राइल से बनेगा, एक्राइलोनाइट्राइल से बनेगा। किसमें यूज होता है? संश्लेषित रेशा और ऊन तैयार करने में उपयोग होता है। अब देखो नियोप्रीन, इसमें पॉली नहीं ना है, तो ये याद करना पड़ेगा। बाकी सब ऐसे ही याद हो गया, खाली पॉली हटा दो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन ये याद करना पड़ेगा। नियोप्रीन किससे बनता है? तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नियोप्रीन का एकलक क्या है? क्लोरोप्रीन। क्या बनाने में? छपाई रोलर बनाने में। छपाई मशीन देखे हो, जैकार्डो छपाता है, फ्लेक्स व्लेक्स छपाता है, उसमें रोलर होता है, रोलर। तो वो रोलर बनाने में किसका उपयोग होता है? नियोप्रीन का। किसका बाबू? नियोप्रीन का। अब देखिए बाबू, ब्यूना एन, ब्यूना एन किससे बनता है? एक्राइलोनाइट्राइल और 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या बनाने में? टंकी के लिए अस्तर, टंकी का नीचे वाला बनाने में, और सील बनाने में। किसी चीज को सील पैक करते हैं तो कुछ लगा कर करते हैं, वो सील बनाया जाता है किससे? ब्यूना एन से। देखते हो कभी कभी कोई ढक्कन खोलते हो तो रबड़ जैसा पदार्थ ढक्कनवा के नीचे रहता है, वो सब सील है, वो किससे बनता है? ब्यूना एन। डेक्रॉन, क्या बाबू? डेक्रॉन, क्या? डेक्रॉन है यार, मिट कोई है। हाँ। डेक्रॉन, इसका एक और नाम टेरिलीन। ये किससे बनता है? इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड। क्या बनाने में उपयोग होता है? सीट बेल्ट और टेरी कॉटन कपड़ा बनाने में उपयोग होता है। अब आइए नाइलॉन 6,6, इस शायद कल ही पढ़े थे। नाइलॉन 6,6 से बनता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक। एक और रिएक्शन बताए थे बड़ा सा, H2O निकालकर, यही तो था, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। चलिए देखिए, नाइलॉन 6 किससे बनता है? कैप्रोलैक्टम। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। नाइलॉन 6 का एकलक क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। क्या बनाने में उपयोग होता है? बुने वस्त्र, डोरी बनाने में, और टायर का, टायर देखते हो बड़का बड़का जब ट्रक का टायर फटता है तो उसमें रस्सी जैसा निकलने लगता है, तो वो रस्सी बनाने में ही किसका उपयोग होता है? नाइलॉन 6 का। बेकलाइट, बेकलाइट फिनॉल और किसको मिलाकर बनता है? क्या बनाने में? स्विच बनाने में, बर्तन का हैंडल बनाने में उपयोग होता है बेकलाइट का। अब देखिए पॉलीएस्टरीन, वो एक्स्ट्रा में हो गया, पॉलीएस्टाइरिन, तो पॉली हटा दो, क्या बचेगा? एस्टाइरिन। क्या बनता है इससे? टीवी कैबिनेट, टीवी का खोखा, बाहर वाला जो खोखा होता है वो किसका बनता है? पॉलीएस्टाइरिन का। टीवी कैबिनेट, कंघी, खिलौना बनाने में इसका उपयोग होता है। ये देखो पॉलीप्रोपीन, क्या हटा दो? बोले बताओ। पॉली हटा दो, किससे बनेगा? प्रोपीन से। कालीन बनाने में, रेशा बनाने में, डोरी बनाने में उपयोग होता है। अब देखो ग्लिप्टल, ग्लिप्टल किसको किसको मिलाकर बनता है? इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड को मिलाकर
बनता है। क्या बनाने में उपयोग होता है? पेंट और सीमेंट बनाने में। प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ किससे बनता है? आइसोप्रीन से। टायर रबड़ का नली बनाने में, टायर रबड़ का नली बनाने में, टायर रबड़ का नली बनाने में उपयोग होता है। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए, तो ये क्या था? ये पूरा डाटा था एकलक और उसका उपयोग बताने का। बहुलक का क्या? एकलक और उसका क्या उपयोग। इसी में से एगो क्वेश्चन था वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिख रहा था। ये देखो, ब्यूना एन और ब्यूना एस में अंतर थोड़ा देखो। ब्यूना एन किसको किसको मिलाकर बनता है? 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल। बोर्ड पर देखो, ब्यूना एन किसको किसको मिलाकर बनता है? 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल। ब्यूना एस किसको किसको मिलाकर बनता है? 1,3 ब्यूटाडाइन और क्या? एस्टाइरिन। दोनों में 1,3 ब्यूटाडाइन है, लेकिन इसमें क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल और इसमें क्या है? एस्टाइरिन। नमूए से याद कर सकते हो। देखो एस है ना, एस है तो एस है तो क्या होगा? एस्टाइरिन। और एन है तो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। क्लियर? और दोनों क्या है? दोनों का दोनों सहबहुलक है। एक तरह के एकलक से नहीं बनता है। कितने तरह के एकलक से बना है? दो दो तरह के एकलक से मिलकर बना है। दोनों सहबहुलक है, लेकिन ये बनता है 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल से, ये बनता है 1,3 ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन से। अब आइए, नियोप्रीन बनाने की विधि और उसका उपयोग। क्या बनाने की विधि? नियोप्रीन। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर नियोप्रीन किससे बनता है? ये एग्जाम में पूछा था कि नियोप्रीन का एकलक क्या है, तो क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? देखो इसका रिएक्शन लिखा गया है। रिएक्शन कैसे होगा? एक बॉन्ड टूटेगा तो आधा लेफ्ट में और आधा, ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा तो आधा लेफ्ट आधा, आधा लेफ्ट आधा, तो बीचवा में कितना बच गया जी? आधा लेफ्ट आधा, तो बीच में आधा बचा इधर से। ये टूटेगा तो आधा राइट आधा लेफ्ट, तो बीचवा में एक और आधा बचा, तो बीच में कौगो आधा? एगो उधर का आधा, एगो इधर का आधा, तो आधा आधा मिलकर फिर कौगो? तो देखो यहाँ बीच में क्या बना है? डबल बॉन्ड। ये टूटा है तो सिंगल हो गया है, ये भी टूटा है तो सिंगल हो गया है, लेकिन बीचवा में आधा आधा आ रहा है, तो बीचवा वाला क्या हो जाएगा? डबल। आगे एन है तो नीचे क्या हो जाएगा? याद है? ऐसे ही बताए थे ना, देख लो ध्यान से। ये टूटेगा तो आधा लेफ्ट में, आधा लेफ्ट में है कि नहीं जी? ये टूटेगा तो आधा आधा राइट में है, तो आधा आधा उधर और इधर चला गया है, तो आधा आधा बीचवा में तो बचा है ना, तो आधा आधा मिलकर कब हो जाएगा? तब यहाँ एक और आएगा तो कितना बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत? इसका उपयोग क्या होता है? ऑटोमोबाइल के इंजन में इसका उपयोग होता है। किसका? नियोप्रीन का। कोई दिक्कत? बहुलक चैप्टर समाप्त। बहुलक चैप्टर समाप्त हुआ। ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी है डाटा में है, डाटा में है, आपको वहां से याद करना पड़ेगा। उसमें आधा से ज्यादा तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि पॉली हटा दो, जो बचा वो क्या हो गया? पॉली हटा दोगे तो जो बचा वो क्या हो गया? एकलक हो गया। पॉली वाला बहुलक है, पॉली हटाओ क्या हो जाएगा? एकलक। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। कौन चैप्टर है जी? दैनिक जीवन में रसायन, 16 नंबर चैप्टर। बाबू पीछे, दैनिक जीवन में रसायन। सबसे पहले क्या पढ़ना है? औषधि। औषधि किसे कहते हैं पूछ देगा। ऐसे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, बात नहीं, चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन कभी कभी बिहार बोर्ड बहुत आसान भी क्वेश्चन पूछ देता है। आप देखोगे हर साल का क्वेश्चन बैंक थोड़ा देखोगे तो बहुत आसान भी एक दो क्वेश्चन दिखता है। तो आसान वाला भी पढ़ना है, हार्ड वाला भी पढ़ना है, सब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यह एक प्रकार का क्या है? जो बीमारियों को क्या करता है और हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो औषधि एक ऐसा रसायन है जो बीमारियों को क्या करता है? दूर करता है, और हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को, मतलब रोग से लड़ने के क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। उसे क्या कहते हैं? तो कई प्रकार के औषधि होते हैं, कई प्रकार के औषधि होते हैं। इसमें पहला क्या है? प्रति अम्ल एंटा एसिड। तनी देखो तो बाबू, इधर देखते जाओ आप ध्यान से। वह रसायन जो पेट की अम्लता को कम, या सीधा समझना है, अगर किसी के पेट में गैस बना है तो वो गैस क्या है? अम्ल है। तो अम्ल को कम करने के लिए दवाई खाते हैं,
तो अम्ल को कम करने के लिए अम्ल खाएंगे कि क्षार खाएंगे? पेट में अम्ल है, गैस है, मतलब अम्ल है, उसको खत्म करने के लिए क्या खाएंगे? क्षार। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लेगा? लवण। और लवण बनाएगा तो तुम्हारे पेट में कोई दिक्कत। तो जितना भी दवाई मार्केट से गैस का खाते हो वो अम्लीय होगा कि क्षारीय? तभी ना पेट के अम्ल को जाकर मिलाकर क्या बना देगा? लवण। बात खत्म। तो यहाँ देखिए, प्रति अम्ल की प्रकृति क्या होती है? घर में खावा सोडा होता है, खावा सोडा भी क्या है? क्षारीय है। तो बहुत घर के महिला लोग देखना, गैस बनता है तो खावा सोडा एक चिटकी लेकर और गर्म पानी पी लेता है, उससे भी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो दवाई ही है। खावा सोडा एक तरह का क्या है? दवाई। उसी का यूज दवा बनाने में भी होता है। देखो और चीज पढ़े हो, जिसमें OH होता है वो क्या होता है? क्षार। इसमें OH है, क्षार है। OH का होल 2 है, क्षार है। OH का होल 3 है, क्या है? क्षार है। तो जो भी क्षारीय है उसे क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। आइए इधर देखिए, पीड़ाहारी, दर्द निवारक। बोर्ड पर देखो, अब तुम ही देख कर ही बता सकते हो कि दर्द को कम या क्या करेगा। वह रसायन जो शरीर के पीड़ा को क्या करता है? दूर करता है, समाप्त करता है, कम करता है, उसे क्या बोलते हैं? पीड़ाहारी। यह 2 प्रकार का होता है, अनिद्राकारी, अस्वापक पीड़ाहारी। वह पीड़ाहारी जिसको खाने पर नींद और जिसका लत मतलब आदत, ठीक है, वह पीड़ाहारी जिसको खाने पर नींद नहीं आता है और जिसका लत भी नहीं लगता है। तो ऐसे पीड़ाहारी का उपयोग किसमें होता है? सिर दर्द। सिर दर्द का गोली खाने से नींद नहीं आता है? आता है क्या जी? सिर के दर्द से नींद आ जाएगा, लेकिन सिर दर्द का गोली खाने से नींद नहीं आता है। मान लो बहुत ज्यादा काम कर दियो, मांसपेशियों मतलब पूरा मांस दर्द करने लगा है, तो उसके भी दर्द के लिए किसका उपयोग करते हैं? अनिद्राकारी स्वापक। खाते हैं तो शरीर का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे देखते हो बहुत लोग को दर्द होता है शरीर में, तो क्रोसिन आधा टुकी लेकर खा लेता है, या डोलो आधा टुकी लेकर खा लेता है कि शरीर का दर्द कम हो जाए। बात समझ रहे हो? अब देखो कितने प्रकार का होता है जी पीड़ा को हरने वाला? अनिद्राकारी। तो अब क्या होगा? जा अनिद्राकारी। तो अब क्या होगा? निद्राकारी। देखो, वह पीड़ाहारी जिसको खाने पर क्या आता है और जिसका लत लग जाता है। वह पीड़ाहारी जिसको खाने पर नींद आता है और जिसका लत, उसे क्या बोलते हैं? निद्राकारी। इसका उपयोग कैंसर के दर्द में होता है और प्रसव पीड़ा के दर्द में भी होता है। इसका उपयोग कैंसर के दर्द में होता है और प्रसव पीड़ा के दर्द में भी होता है। क्लियर है? अब देखिए, ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक्स। वह रसायन जो शरीर के तापमान को क्या करता है? वह रसायन जो शरीर के तापमान को कम करता है, मतलब बुखार को कम करता है। अरे बुखारे में ना शरीर का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। खाओगे तो शरीर का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या खाते हो कि शरीर का तापमान बुखार कम हो जाता है? पैरासीटामोल खाते हो। पैरासीटामोल अब वही क्रोसिन में होता है, वही कालपोल में भी होता है। तो ये सब क्या है? ज्वरनाशी, जो शरीर के बुखार को क्या करता है? शरीर के तापमान को क्या करता है? कम। यहाँ देखो ध्यान से, एंटी हिस्टामिन, प्रति हिस्टामिन। बताओ, वह रसायन जो एलर्जी को कम या क्या करता है? देखते हो कभी कभी एलर्जी हो जाता है किसी को, दवाई खाता है तो एलर्जी हो जाएगा, तो लगेगा खुजली होने, पूरा शरीर में चकता चकता हो जाएगा। तो तुम लोग कौन दवा खाता है? एविल, छोटकी गोल की दवाई आता है, 4 आना में मिलता था पहले, अब क रुपया मिलता है? 1 रुपया। दाम बढ़ गया है। पहले एकदम बहुत कम दाम में मिलता था, छोटी एकदम छोटा गोली होता है। तो देखो, अगर शरीर में एलर्जी हो जाए तो एलर्जी को खत्म करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एंटी हिस्टामिन। कौन दवा? एविल। सेट्राजिन का भी नाम सुना होगा। सर्दी वर्दी होता है तो सेटजिन खाते हो, वही तो है, एलर्जी का ही दवा है। सर्दी क्या है? एलर्जी। सेटजिन खाते हो, सबसे ज्यादा फेमस दवा है, वो भी छोटा ही होता है, वो भी बड़ा गोली और बहुत पावरफुल होता है। खाने के बाद एकदम नींद ला देगा, एकदम कंफर्म, बहुत तेज नींद आता है उसको खाने पर। और ज्यादा नहीं खाना चाहिए वो, नहीं तो तुमको सर्दी वर्दी हुआ है सब अंदर सुखा देगा। वो बहुत हार्ड दवा है, हार्ड पावर का दवा माना जाता है। देखो, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। देखे होगे प्रचार उपचार में बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम बहुत प्रचार देता है। तो वह रसायन जो सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? मारता है या नष्ट करता है। तुम लोग देखते हो घाव वो होता है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया जाता है,
घाव वो होता है तो डिटॉल से पोंछते हो, कट लग जाता है तो डिटॉल से पोंछते हो, तो डिटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक है। मलहम भी एंटीसेप्टिक आता है घावों पर लगाने के लिए, कटने छटने पर लगाने के लिए। वह रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारता है या नष्ट करता है उसे एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी कहते हैं। यह शरीर के बाहरी हिस्सों पर काम करता है। किस पर काम करता है? अब बताओ, एंटीसेप्टिक क्रीम खाते नहीं ना हो, लगाते हो। ये ऐसा नहीं ना कि बोरोप्लस लेकर खाने लगता है कि सही हो जाएगा पूरा घाव हो। तो क्या करते हो? शरीर पर बाहर लगाते हो, अंदर इसका यूज ये बाहरी हिस्सों पर यूज होता है। क्या क्या है जी? सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन और क्या? डिटॉल। सेवलॉन भी आजकल नया नया आया है, सेवलॉन भी है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसमें कोई दिक्कत है जी? इधर डायरेक्ट देखकर याद करने वाला टॉपिक है। मैंने डायरेक्ट देखकर तो ऐसे ही याद हो जाएगा, बहुत सारा पहले से भी याद होगा, पढ़ाई भी है बहुत बढ़िया से। डिटॉल, हाँ, ये सब अंदर अंदर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। डायरेक्ट पूछेगा तब तो बनाइए दोगे तुम, लेकिन अंदर अंदर का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। पूछा था डिटॉल, डिटॉल किसका मिश्रण है? बताइए। क्लोरोजाइलिनॉल और टेरिपिनॉल के मिश्रण को क्या बोलते हैं? यही आंसर है। क्लोरोजाइलिनॉल और टेरिपिनॉल के मिश्रण को क्या बोलते हैं? डिटॉल कहते हैं। बोरिक अम्ल, लगभग 1% बोरिक अम्ल के विलयन का आंख कान नाक के ड्रॉप में, तो ये भी एंटीसेप्टिक है। आंख कान नाक में जब कोई प्रॉब्लम होता है, घाव होता है, तभी ना ड्रॉप डालते हैं। तो ड्रॉप में क्या होता है? 1% कौन अम्ल? यही बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक का कार्य करता है कि आपका घाव सूख जाता है। बात समझ में आया? इसलिए किसके नोट में आया है? एंटीसेप्टिक के नोट में आया है। डिटॉल भी क्या है? एंटीसेप्टिक। बोरिक अम्ल भी क्या है? एंटीसेप्टिक। आयोडीन का टिंचर भी क्या है? एंटीसेप्टिक। देखो, लगभग 2% से 3% आयोडीन अल्कोहल में मिलाते हैं तो आयोडीन का टिंचर प्राप्त होता है, जो एंटीसेप्टिक का। बात समझ में आया? लगभग 2% से 3% आयोडीन को अल्कोहल में मिलाते हैं तो आयोडीन का टिंचर प्राप्त होता है और यह एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। किसी को कोई दिक्कत? तो ये तीनों क्या है? एंटीसेप्टिक। इसमें दो क्वेश्चन पूछ चुका है, डिटॉल और आयोडीन का टिंचर। एक बचा हुआ है कौन? बोरिक अम्ल। समझिए, क्लोरोजाइनिलॉन और टेरिप्लॉन के मिश्रण को क्या बोलते हैं? डिटॉल। बोरिक अम्ल, लगभग 1% बोरिक अम्ल के विलयन को आंख कान नाक के ड्रॉप में मिलाया जाता है। आयोडीन का टिंचर, लगभग 2% से 3% आयोडीन के अल्कोहल को मिलाते हैं तो आयोडीन का टिंचर प्राप्त होता है, जो एंटीसेप्टिक का कार्य। कोई दिक्कत है? इस समय ज्यादा कुछ समझने वाला है ही नहीं। इसमें क्या समझने वाला है? थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा तो एग्जाम में बनेगा। इसमें कुछ समझाने लायक रहेगा तो हम कुछ बनाकर समझाएंगे। इसमें केवल आपको बताना है और कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। विसंक्रामी, डिसइंफेक्टेंट, वह रसायन जो निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नाली और बाथरूम में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को। हार्पिक यूज करते हो सब बाथरूम में? हार्पिक देखो ना प्रचार में, दरवाजा खुलवाता है, कहता है आपका बाथरूम क्लीन है, तो अभी बोले हाँ चाहे ना तो बाथरूम में पहुंच गया, अलग साफ करना है। यही दिखाता है ना। दरवाजा खुलवाता है, कहता है कि आपका बाथरूम क्लीन है, डायरेक्ट पहुंच जाता है बाथरूम में दौड़ ले। एगो टूथपेस्ट वाला भी प्रचार आता था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है तो पकड़ कर धोने लगेगा, तो मेरे टूथपेस्ट में नमक है। यही सब करता था ना सब। वह रसायन जो टूथपेस्ट से बचकर कभी खाने का कोशिश मत कीजिएगा। छोटे बच्चों को टूथपेस्ट से मुंह नहीं धोना चाहिए, बहुत खराब चीज है वो। छोटे बच्चों के लिए अमेरिका तक में बैन है क्या? टूथपेस्ट। समझ जाइए, उससे कैंसर की बीमारी होती है बाबू। टूथपेस्ट से बहुत खतरनाक चीज है वो। उसका यूज किया जाता है अमेरिका में। जो भी टूथपेस्ट निकलता है उस पर लिखा रहता है कि एक मटर, मटर समझते हो जैसे छेमी, छेमी के दाने के बराबर आपको टूथपेस्ट यूज करना है डेली, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ प्रचार में क्या दिखाता है? पूरा बरस भर लो। लड़कुआ सब भी पूरा बरस भरता है सब। बहुत खतरनाक चीज है, थोड़ा बचकर। हम लोग के यहाँ दातून से अभी भी गांव में लोग मुंह धोता है,
लेकिन मैक्सिमम लोग छोड़ चुका है। अमेरिका में एगो दातुन बिकता है 110 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 120 रुपया, 100 रुपया से ऊपर दाम है एगो दातुन का। और वहाँ कोई भी अगर कोई ज्यादा कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला बीमारी हुआ अमेरिका में, डॉक्टर सबसे पहले मना करता है टूथपेस्ट मत कीजिए, दातुन से मुंह धोइए। तो वहाँ दातुन का इतना डिमांड है कि 100 रुपये से ऊपर एक दातुन बिकता है। ना रुपया में बता रहे हैं, रुपया में बता रहे हैं। डॉलर में $100 तो ढेर हो जाएगा, रुपया में 100 रुपये से ऊपर होता है। यूज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या करोगे, यहाँ का लोग, इंडिया के लोग में ये खराबी है कि विदेश के चीज का प्रचार देखकर कहता है यही बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर टूथपेस्ट यूज कीजिए लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा नहीं। आप बहुत लड़का सबका आदत होगा टूथपेस्ट वो खाता है सब, वो सब नहीं। कितना होता है ना कि मुंह में कर रहा है, कुछ ले लिया अंदर, बहुत खतरनाक केमिकल है वो, सीधा समझ आना। सरफ साबुन भी झाग बनाता है, वही केमिकल का तो उसमें भी यूज होता है। खाने का मतलब कि सरफ साबुन खा रहे हो, सीधा बात समझ जाओ। वह रसायन जो निर्जीव वस्तुओं, फर्श, नाली और बाथरूम में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को, तब बाबू हम लोग नॉर्मली तो फिनाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हॉस्पिटल में ज्यादातर तो फिनाइल ही यूज होता है। फिनाइल यूज करते हैं, देखो फिनाइल है 1% फिनॉल का किसके रूप में यूज होता है, विसंक्रामी के रूप में, जो फर्श पर लगे हुए सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, मारता है। एंटीबायोटिक, जब तुम लोग को बुखार होता है तो पैरासीटामोल के साथ साथ एगो एंटीबायोटिक भी लेते हो सब। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक इसको बोलते हैं। वह रसायन जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है और सूक्ष्म जीवों को ही, मतलब जिस थाली में खाता है उसी में सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है और सूक्ष्म जीवों को ही, बात समझ में आया। एग्जाम्पल पेंसिलिन, दुनिया में सबसे पहले एंटीबायोटिक जो खोजा गया था वो क्या है, पेंसिलिन, सिल्वर सैंड, पेंसिलिन और सिल्वर सैंड। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। उपशामक प्रशांतक, वह रसायन जो मानसिक चिंता, तनाव या उत्तेजना को कम, या मानसिक चिंता समझते हो, जैसे अभी तुम लोग को है, एग्जाम नजदीक है, चिंता है, के पाठक रिटर्न आया तो भयानक चिंता होगा, और आशा है कि वो रिटर्न आ जाएगा। सरकार देखो, सरकार अगर उसका इस्तीफा मंजूर करेगा तब मान लो कि वो नहीं आएगा। अगर अभी तक इस्तीफा वो दिया है, कह रहा है कि हम पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो अभी शायद मेरे ख्याल से नहीं आया है। आया है कुछ, सरकार एक्सेप्ट करेगा तब ना, नहीं किया है, उस पर प्रेशर है जिसके कारण वो एथी दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सरकार एक्सेप्ट कर लो तो मान लो कि वो चला गया, चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, उसका नीचे वाला वो ऐसा ही है। वो रिटायर हो गया है तो उसको बुलाया गया, तो समझ लो रिटायर आदमी को किस लिए बुलाया जाता है, कुछ खासियत होगा तभी ना बुलाया गया है। नहीं तो रिटायर को बुलाने की क्या जरूरत है, कुछ तो बात है। वो आएगा तो पैटर्न तो लागू रखेगा। पढ़िए बाबू पढ़िए, कोई उपाय नहीं है, चीट के भरोसे तो मत रहिए। कोई को सेंटर पर तो कैमरा लगा हुआ है, स्कूलिया घूमने जाते हो तो तनी बढ़िया से घूमो, कैमरा लगा देगा ना तो ना बाहर से कोई चीट पहुंचाने जाएगा और ना तू अंदर कर पाओगे, दोनों ऑप्शन बंद हो जाएगा। और तीसरा ये करबे करेगा कि सेंटर पर वो आपको पहले बुलाइबे करेगा, पहले बुलाएगा तो बाहर से जो क्वेश्चन मिलने का संभावना था वो खत्म, माने हर तरह से संभावना कम कर देगा। अच्छा आप याद कीजिए, आज से 7-8 साल पहले जितना चीट होता था उतना अब नहीं होता है। अब बाहर से लोग कूद फान कर उतना चीट नहीं करा पाता, पहले बहुत होता था, अब बहुत कम हो गया है। आई रह जाएगा तो साफे खत्म कर देगा, अगर रिटर्न आ गया तो सिंघम रिटर्न हो जाएगा, आएगा तो सीधा समझ जाएगा, छोड़ेगा नहीं इस बार आ गया तो। मतलब उसको पद छोड़ने का मतलब क्या है कि उस पर प्रेशर है, पद छोड़ा, और जब मुख्यमंत्री उसको दोबारा लेकर आएंगे तो वो तो कहेगा अब तो हम किसी के बस के बात नहीं है, अब हम दिखाते हैं कैसे सिस्टम चलता है।
छिसिया कर आएगा पूरा। अगर आ गया तो बाबू इतना समझ लीजिएगा बहुत टाइट होगा, नहीं आया तब भी टाइट होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आ गया तो बाबू बहुत दिक्कत है। चलो इधर देखो, इधर वह रसायन जो मानसिक चिंता, तनाव या उत्तेजना को कम या क्या करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रशांतक। शांत रहो। बार ब्यूटरेट, इक्विनल, बार ब्यूटरेट और क्या इक्विनल। प्रतिजनन औषधि, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, वह रसायन जो संसार के जनसंख्या को क्या करता है? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारी दवाएं आती हैं, तो संसार के जनसंख्या को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वैसे रसायन को क्या बोलते हैं? प्रतिजनन औषधि। वैसे रसायन को क्या बोलते हैं? प्रतिजनन औषधि कहते हैं। एग्जाम्पल, नोवेस्ट्रॉल, नॉर्थाडीम, नोवेस्ट्रॉल, नॉर्थाडीम किसका एग्जाम्पल है? प्रतिजनन औषधि का। खाद्य या भोज्य परिरक्षक, वह रसायन जो भोजन को खराब या नष्ट होने से, उसे क्या बोलते हैं? खाद्य या भोज्य परिरक्षक। वह रसायन जो भोजन को खराब या नष्ट होने से बचाता है, उसे खाद्य या भोज्य परिरक्षक कहते हैं। एग्जाम्पल, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोजन, विनेगर। अब एक चीज बताइए, आप जितना भी पॉकेट वाला सामान खरीदते हो तो देखता वो फूला हुआ रहता है, तो उसके अंदर गैस भरा है, वो गैस उसको खराब होने से क्या करता है? बचाता है। कौन गैस भरा है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है, खाने वाले सामान को खराब होने से बचाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? खाद्य या भोज्य परिरक्षक कहते हैं। कोई दिक्कत है? ऐसे पदार्थ को खाद्य या भोज्य परिरक्षक कहते हैं। आगे बढ़े। कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक एग्जाम में ये भी पूछा गया है, खाद्य परिरक्षक भी पूछा गया है। आइए देखिए, वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? टूट कर क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट, लेकिन शरीर के कैलोरी को, कैलोरी मतलब ऊर्जा, शरीर के ऊर्जा को नहीं बढ़ाता है, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम मधुरक। प्राकृतिक मधुरक कैलोरी को क्या करता है? इसलिए शुगर के रोगी, मधुमेह के रोगी कृत्रिम मधुरक का क्या करते हैं? क्वेश्चन ये पूछ सकता है, मधुमेह के रोगी कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि कृत्रिम मधुरक टूटकर कैलोरी को नहीं बढ़ाता है, जबकि प्राकृतिक मधुरक कैलोरी को, इसलिए शुगर के मरीज कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं। बात समझ में आया? फिर से देखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि शुगर के मरीज कृत्रिम मधुरक का उपयोग क्यों करते हैं। कृत्रिम मधुरक का मतलब कि प्रयोगशाला में बनाया गया चीनी का उपयोग क्यों करते हैं। देखना, शुगर फ्री एगो दवाई आता है तो बड़का शीशी, उसमें गोलियां रहता है, वो गोलियां क्या करता है? उनके सामान को मीठा करता है, लेकिन उनके शरीर में कैलोरी नहीं बढ़ाता है, इसी के कारण उनका शुगर भी बढ़ता, और शुगर नहीं बढ़ता है, इसलिए वो किस मधुरक का उपयोग करते हैं? कृत्रिम। डायरेक्ट देखना है, शुगर के मरीज संतरा, सेब, अंगूर ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें मीठा होता है, उनका शुगर बढ़ जाएगा, इसलिए वो गोली का यूज करते हैं, जो कृत्रिम मधुरक है, जो क्या करता है? शरीर के कैलोरी को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है। कृत्रिम मधुरक शरीर के कैलोरी को क्या करता है? बढ़ाता है, इसलिए कृत्रिम मधुरक का उपयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? प्राकृतिक मधुरक बढ़ाता है, कृत्रिम मधुरक, प्राकृतिक मधुरक बढ़ाएगा तो शुगर और ही बढ़ जाएगा, और कृत्रिम मधुरक जो डिब्बा में आता है उसको कितना खाओ मीठा, लेकिन वो तुम्हारे शरीर के कैलोरी को नहीं बढ़ाएगा, तो तुम्हारा शुगर का बीमारी भी नहीं बढ़ेगा। ये कई प्रकार का होता है कृत्रिम मधुरक। एस्पार्टम, सैकरिन, सुक्रालोस, एलिटैम। एस्पार्टम चीनी से लगभग कितना गुना मीठा? सैकरिन चीनी से लगभग 550 गुना मीठा, सुक्रालोस चीनी से लगभग 600 गुना मीठा, और एलिटैम चीनी से लगभग 2000 गुना मीठा होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? इस चैप्टर में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल चीज़ है, खाली नॉर्मल आपको समझते जाना है। कोई दिक्कत है? वह पदार्थ जो स्वाद में मीठा होता है
और जो टूट कर कार्बोहाइड्रेट देता है लेकिन शरीर के कैलोरी को नहीं बढ़ाता है, उसे कौन मदरक बोलते हैं? ये शरीर के कैलोरी को नहीं बढ़ाता है, इसलिए शुगर के रोगी कृत्रिम मदरक का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, जबकि प्राकृतिक मदरक शरीर के कैलोरी को क्या करता है? बढ़ाता है। क्लियर है? एस्पार्टम चीनी से 100 गुना मीठा, सैकरीन 550 गुना मीठा, सुक्रालोज 600 गुना मीठा और एलिटम 2000 गुना मीठा। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़े, बोलो ना जी। साबुन और क्या? अपमार्जक। साबुन और क्या? अपमार्जक। साबुन और क्या? अपमार्जक। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण को क्या कहते हैं? उच्च सल्फोनिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण को क्या बोलते हैं? समझिए ध्यान से। उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन। उच्च सल्फोनिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक। साबुन देखो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। जो नहाने वाला साबुन है समुद्र में ले जाकर लगाओगे तो झाग, क्योंकि समुद्र का जल क्या होता है? कठोर होता है, खारा होता है, उसमें साबुन बढ़िया से काम। लेकिन अपमार्जक कपड़ा धोने वाला साबुन समुद्रों के जल में काम करता है। देखते हो धोबी लोग कपड़ा ले जाकर नदी के पानी में कपड़ा वाले साबुन से धोता है तब भी झाग बनता है। नहाने वाला साबुन यूज करोगे तो उतना ज्यादा झाग नहीं बनेगा। साबुन की प्रकृति क्या होती है? जबकि अपमार्जक की प्रकृति उदासीन होती है। साबुन कम प्रदूषण उत्पन्न करता है जबकि अपमार्जक, बात समझ में आया? तो यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है, यह उच्च सल्फोनिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण है। यह कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है, यह कठोर जल के साथ झाग बनाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। इसकी प्रकृति क्या होती है? उदासीन। साबुन कम प्रदूषण उत्पन्न करता है जबकि अपमार्जक अधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बोलो। ठीक है, अब देखिए यही पढ़ लीजिए पहले। बृहत अणु कोलाइड, बृहत मतलब बड़ा। उच्च अणु द्रव्यमान वाले बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करते हैं, ऐसे कोलाइड को बृहत अणु कोलाइड कहते हैं। ठीक है? उच्च अणु द्रव्यमान वाले बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करते हैं, ऐसे कोलाइड को बृहत अणु कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज, नाइलॉन, स्टार्च। सेलुलोज, नाइलॉन, स्टार्च। सेलुलोज, नाइलॉन, स्टार्च। सहचरी या संगुणित कोलाइड वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य और उच्च सांद्रता पर किसका कार्य करता है? उसे सहचरी या संगुणित कोलाइड या मिसेल कहते हैं। मिसेल मतलब झाग होता है। मिसेल मतलब क्या होता है? झाग होता है। ध्यान से, मिसेल मतलब क्या होता है? झाग। एक बार और देखिए, उच्च अणु द्रव्यमान वाले बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करते हैं, ऐसे कोलाइड को बृहत अणु कोलाइड। ये 5वां चैप्टर का क्वेश्चन है, छूट गया था तो इसमें आ गया है। सहचरी या संगुणित कोलाइड वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य लेकिन उच्च सांद्रता पर किसका कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? सहचरी कोलाइड। देख लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? उच्च क्वेश्चन पूछ चुका है ये दोनों एग्जाम में, ध्यान से। उच्च अणु द्रव्यमान वाले बड़े बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करते हैं, ऐसे कोलाइड को बृहत अणु कोलाइड। सहचरी संगुणित कोलाइड या एग्जाम में पूछ सकता है मिसेल क्या है? वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य का कार्य करता है लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड का कार्य करता है, उसे सहचरी या संगुणित कोलाइड कहते हैं या मिसेल कहते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ध्यान से पढ़े हो गए। साबुन से कपड़े के दाग के सफाई का क्या क्रिया विधि पढ़ाए थे कभी? कि दाग कपड़ा से कैसे बाहर निकलता है। आइए देखिए, एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान से दम।
साबुन द्वारा कपड़े के सफाई या शोधन के क्रिया विधि का वर्णन ऐसे भी लिख कर आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहले साबुन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आर बॉन्ड सी डबल ओ एन ए या आर बॉन्ड सी डबल ओ के, मतलब साबुन में सोडियम भी होता है और सोडियम पर प्लस, तो इस पर क्या होगा पोटासियम पर प्लस, तो इस पर क्या होगा, दिख रहा है बाबू? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पीछे ध्यान दीजिए आप। सोडियम पर प्लस सी डबल ओ पर माइनस, पोटासियम पर प्लस सी डबल ओ पर माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी है कपड़ा के दाग का सफाई करना है तो केवल साबुन से हो जाएगा कि पानी भी चाहिए? कपड़ा ले लो, दाग लगाया, कितना साबुन रगड़ो निकल जाएगा? पानी रहेगा तबे निकलेगा, क्योंकि सारा खेल किसका है? अब ये खेल कैसे करता है दाग को निकालने के लिए, ये आपको समझना है। देखिए मान लो कपड़ा में कहीं दाग है, मान लेते हैं कपड़ा में कहीं क्या है, तो दाग को चारों बगल से साबुन का माइनस वाला भाग घेरता है। अब ये देखो आर है ना, आर है तो यहाँ कार्बन 17 को होता है, कब होता है? उस आर का मतलब कार्बन हाइड्रोजन होता है, उसमें कार्बन लगभग कितना होता है, तो 17 को कार्बन, और सी डबल ओ माइनस, प्लस वाला तो टूट कर पहले ही निकल जाता है, जैसे ही पानी के साथ साबुन टच करेगा सोडियम निकल जाता है, तो बचता कौन है, माइनस वाला भाग। माइनस के साथ ये कार्बन 17 आकर इसके साथ चारों बगल से घेरता है। तो देखो दाग को साबुन, देखो तो ये ऐसे तिरछा तिरछा किया गया है, तो हर एक कोना पर क्या होता है, कार्बन, पढ़े हो कभी? हर एक कोना पर क्या होता है, तो इसमें मान लो 17 को कार्बन है और उसके साथ क्या है, सी डबल ओ माइनस। देखते जाओ बाबू, बोर्ड पर देखो, सी डबल ओ माइनस, 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 यही ना है? तो देखो यहां से पढ़ो, सेम डिफिनेशन आएगा जो बता रहे थे। कपड़े को, पीछे, कपड़े को जल में भिगाकर दाग के ऊपर साबुन को क्या करते हैं, यही नियम है। देखते हो घर में कपड़ा लोग फुला देता है रात को, सवेरे धोता है, तो कपड़ा को जल में भिगाकर दाग के ऊपर साबुन को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो साबुन का कौन भाग, ऋणात्मक भाग, दाग को चारों ओर से क्या कर लेता है? देखो तो दाग को चारों ओर से माइनस वाला भाग घेरा है, दिख रहा है, देखो। तो दाग, कपड़ा को पानी में भिगाकर दाग के ऊपर साबुन को रगड़ते हैं, तो साबुन का ऋणात्मक भाग दाग को चारों ओर से क्या कर लेता है, और ये जो ऋणात्मक भाग है ना, ये जल द्वारा क्या होता है, आकर्षित। किसके द्वारा आकर्षित होता है? जल द्वारा आकर्षित होता है। तो अब बताओ, जब जल इसको खींचेगा माइनस को, तो इसके साथ साथ इस 17 को कार्बन भी आएगा, इसी के साथ कौन जुड़ा है, तो वो दगुओं कहाँ चलाएगा? इस तरह दाग कपड़े से सफाई हो जाता है। फिर से समझिए, ये चारों बगल से घेर लिया, आज जैसे ही पानी किसको खींचेगा, पानी आकर्षित करेगा माइनस भाग को, खींचेगा तो पानी सी डबल ओ माइनस को खींचेगा, तो साथ साथ ये भी आएगा, उससे जुड़ा हुआ दाग भी बाहर निकल जाएगा। इस तरह कपड़े से दाग का सफाई हो जाता है। पढ़ो पढ़ो बाबू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान से। कपड़े को जल में भिगाकर दाग के ऊपर साबुन से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो साबुन का कौन भाग, ऋणात्मक भाग, दाग के चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। जल साबुन के ऋणात्मक भाग को, जल साबुन के ऋणात्मक भाग को अपनी ओर क्या करता है, जिसके कारण कपड़े से दाग कहाँ निकल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? याद करना पड़ेगा कि ऐसे ही फिगर देखकर क्लियर है। क्या लिखोगे, सुनो, कपड़े को जल में भिगाकर दाग के ऊपर साबुन से क्या करते हैं, रगड़ते हैं,
तो साबुन का ऋणात्मक भाग दाग को चारों ओर से घेर लेता है। जल साबुन के ऋणात्मक भाग को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसी कारण से दाग कपड़े से कहाँ निकल जाता है? इस प्रकार कपड़े से दाग का क्या हो जाता है? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अब बताओ, इस चैप्टर में कोई चीज ऐसा था जो क्लियर नहीं हुआ? सबसे आसान चैप्टर है केमिस्ट्री का ये। बोलो, कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां चैप्टर में भी है और सबसे लास्ट चैप्टर में भी है। दोनों चैप्टर में ये क्वेश्चन है। तो 5वां चैप्टर में पृष्ठ रसायन में आपको ये बताया नहीं गया था, तो अभी किस में आया है? लास्ट चैप्टर में आया है। बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो ना जी। फिगर देखकर डिफिनेशन लिख सकते हो। सबसे पहले कपड़े को जल में भिगाकर दाग के ऊपर साबुन से, तो साबुन का ऋणात्मक भाग दाग को चारों ओर से क्या कर लेता है? घेर लेता है। जल साबुन के ऋणात्मक भाग को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित, जिसके कारण दाग कहाँ निकल जाता है? देखो, जल खींचेगा माइनस को, माइनस खींचेगा इस डंटवा को, डंटवा खींचेगा किसको? और लेकर कहाँ आ जाएगा? बाहर। वही चीज तो लिखे हैं यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? तो ऑर्गेनिक का को चैप्टर खत्म हो गया। जय अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में। अब अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उप सह संयोजन यौगिक। उसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत है, ध्यान से। उप सह संयोजन यौगिक, और उसके बाद 18 या 19 तारीख से, 18 ही तारीख से समझ लो, 18 तारीख से क्या स्टार्ट हो जाएगा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का पहले इंटरनल क्वेश्चन 23, 24, 25, 23, 24, 25, ये 3 दिन आपको मिलेगा रिएक्शन का ट्रिक। और 26 जनवरी के बाद आप पढ़ेंगे क्या होता है। क्वेश्चन बाकी है ना, सबसे लास्ट में ही पढ़ा जाता है। सब रिएक्शन पर कमांड हो जाएगा। आज 26 जनवरी के पहले आपको रिएक्शन पर कमांड हो जाएगा, बस क्लास मत छोड़िएगा। कमांड एकदम हो जाएगा, हम बोल दिए तो हो जाएगा। नाम में भी बहुत दिक्कत हो रहा है रिएक्शन के, सारे नाम पर भी कमांड हो जाएगा 26 जनवरी के पहले। इसलिए शायद आपको याद होगा कि हम ऑर्गेनिक रोके थे, कि हम आपको जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है तब पढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर तो बहुत आसान था, 4 दिन में 3 को खत्म हो गया। 4 या 5 दिन हुआ होगा, 4 दिन मेरे ख्याल से हुआ होगा। 4 दिन में 3 चैप्टर खत्म हो गया, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं। अब बचा है आपका केवल रिएक्शन और उप सह संयोजन यौगिक। उसमें भी दिक्कत है। सेंटअप एग्जाम में मॉडल पेपर में क्वेश्चन है 10 को, उससे 5 को एक के बार देता है नाम लिखने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन था मॉडल पेपर में। FeCN ऐसे था, K4 FeCN का होल 6 ऐसे कुछ था। अब बताए थे हम आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए, आपको बताए हैं, पढ़ाए भी हैं, लेकिन अब दोबारा पढ़ाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा कि कोई इससे क्वेश्चन आया हुआ है मॉडल पेपर में, तो एग्जाम में भी हो सकता है कि आ जाए। ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या पढ़े थे, नाम लिखना सिखाए थे, बहुत उठपटांग नाम था। एक दिन पूरा नमूए सिखाए थे, याद होगा। लास्ट क्लास यही चल रहा था, लास्ट यही चला है चैप्टर। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ है आपका? क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो।